What's up all my VCN? So बच्चे once again welcome back to रफ्तार, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आई थिंक आप सब बच्चे इस बात से अग्री करते हैं कि जो हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इससे आपके जेईई मेंस में, इससे नीट के एग्जाम में बच्चे डायरेक्टली 4 नंबर का सवाल आता है। और वो सवाल कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ही भारी भरकम है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इट इज जस्ट दैट अगर आपने इस चैप्टर को एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से पढ़ रखा होता है तो वो 4 नंबर आपके हो जाते हैं। क्योंकि आजकल है ना, आप सब बच्चों के पास टाइम की देखो काफी कमी है, पेपर जस्ट आ चुके हैं, कई बच्चों के पेपर आने वाले हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग दिस एंटायर चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। गेस करो कितने मिनट में? बस 20 मिनट में। अगले 20 मिनट में इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनसे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं या जिनसे आगे आने वाले सालों में सवाल पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज मैं आपको कराने वाली हूँ। आई थिंक बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं मेरे बच्चों, जहां हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे ही मैंने टाइमर पे स्टार्ट किया, मैं आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चे, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में, वो ये कि जो लोएस्ट रीजन होता है एटमॉस्फेयर का, जहां पर हम ह्यूमन बींग्स अलोंग विद अदर ऑर्गेनिजम्स हम रहते हैं, इस रीजन को बोलते हैं बच्चे ट्रोपोस्फेयर। जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रोपोस्फेयर की रेंज क्या है। आपको मैं बताना चाहूंगी, इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ लगभग 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। ये पूछा गया सवाल है। सी लेवल से लेके 10 किलोमीटर तक की जो हाइट पे, वो क्या होता है बच्चे? ट्रोपोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फियर, बिटवीन 10 से 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर की वो लेयर है, वो जोन है जो बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट होती है, जहां पर डस्टी जोन कंटेनिंग एयर और वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं। तो ये जो रेंज वाले सवाल हैं, ये पिछले सालों में पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। ट्रोपोस्फियर 0 से लेके 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल, 10 से लेके 50 किलोमीटर क्या होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, ये पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करती हूं, ध्यान से मेरी बातों को समझना, ध्यान से देखो। It has been reported that even a low concentration of sulfur dioxide, आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हमारे नेचर में, हमारी इन्वायरमेंट में क्या क्या पॉल्यूशन होता है उसके बारे में बता रखा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चे, जितने टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सारे के सारे अपने आप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड इवन थोड़ी सी भी अमाउंट में होगी, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेज। ये जो सांस लेने वाली डिसीजेज होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेज वो होती है। फॉर एग्जांपल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, है ना, ये क्या होता है? एम्फेसिमा इन द ह्यूमन बींग्स। देखो, ज्यादा बायो नहीं अपने को आती है, ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर डिसीज में क्या है अंदर इतना नहीं पता, मगर ये सारी चीजें जेईई में पूछी जाती हैं। आगे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज इरिटेशन टू द आईज। यही जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अगर आपके एयर में SO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो आंखों में इचिंग, आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, रिजल्टिंग इन द टीयर्स एंड रेडनेस। आंखों में से पानी आने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। High concentration of SO2 leads to the stiffness of flower buds, which eventually fall off from the plants. जो फ्लावर के बर्ड्स हो जाते हैं वो एकदम स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट से निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के जिनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। आगे अब मैं बात करती हूँ बच्चे, हमारे सिलेबस में दे रखा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड के क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ध्यान से देखो बच्चे, हवा में नाइट्रोजन होती है, हवा में ऑक्सीजन होती है, मगर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये बॉन्ड तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O होता है, जिसका बॉन्ड तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 1500 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ता है सो दैट वो NO में कन्वर्ट हो जाए। आगे देखिए, कह रहे हैं NO रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद ऑक्सीजन टू गिव NO2। एक बार अगर आपके एयर में NO है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बना लेता है। आगे देखिए, कह रहे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर नाइट्रिक ऑक्साइड स्ट्रेटोस्फेयर में जहां पर ओजोन प्रेजेंट है तो वो ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके NO2 बना लेता है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। आगे हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। कह रहे द irritant red haze in the traffic and congested places is due to the oxides of nitrogen। एक एक लाइन जिस पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ बच्चे, एक एक लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे आने वाले पेपर्स में भी पूछे जाएंगे। ये जो आप समझ रहे हो, ये जो रेड हेज होता है, एक धुंधलापन होता है ट्रैफिक में या जहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है, वहां पर ये किसकी वजह से होता है? दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कह रहे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर किसी रीजन में NO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो प्लांट्स की लीव्स खराब हो जाती है, प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस करने का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज इन चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में अगर ये रेस्पिरेटरी डिसीज होने की जो संभावनाएं होती हैं, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दैट इज कि उस एरिया में, जिस एरिया में वो छोटा बच्चा है, वहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इट इज टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज ऑल्सो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स। ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो तभी आपको पेपर में क्लिक करेंगी अगर आपने एक बार पढ़ रखी होगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपके लिए पढ़ा। जिस भी पैराग्राफ में मुझे लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को आना चाहिए, ये बच्चे को पता होना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर करवाए हैं। ध्यान से देखिए। अब मैं बात करती हूँ हमारे नेचर में एक और अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, जो हाइड्रोकार्बन जो बर्न नहीं हुए, उनकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, उनकी वजह से डिसीजेस होते हैं। कह रहे हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली एंड आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल व्हिच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो हम फ्यूल यूज करते हैं, अगर उसकी इनकम्प्लीट कंबशन हुई तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स एज सच रह जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक, दैट इज दे कॉज कैंसर। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं मैक्सिमम ऑफ देम कार्सिनोजेनिक होते हैं, इनकी वजह से कैंसर होता है। दे हार्म द प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग। प्लांट्स जो है ना वो बूढ़े हो जाते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ द टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स। प्लांट्स के जो लीव्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो नीचे गिरने लग जाते हैं। देखो आप समझ रहे हो कितना क्लोजली सब कुछ रिलेटेड है। हाइड्रोकार्बन भी प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, कैसे प्लांट्स को बूढ़ा कर देते हैं। सिमिलरली अभी आपने देखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्लांट को इफेक्ट करती है, उसकी फोटोसिंथेसिस के रेट को चेंज करती है। हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड भी प्लांट्स को इफेक्ट करती है। वो जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जो बड्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो अगर कोई भी जेई में सवाल आता है जहां स्टिफनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको समझ जाना चाहिए ये SO2 की बात कर रहे हैं, वहां पे NO2 लिखा होगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखना। कह रहे बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर। अच्छा, अब हमें एक नया पैराग्राफ दे रखा था NCERT में जहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रखी है। आपसे जेई मेन के पेपर में सवाल पूछे गए हैं कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो सुनना, कह रहे बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है ही है। अदर गैसेस आर मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ओजोन। ये जेई मेन का बच्चे रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें वाटर वेपर भी आता है। टू योर सरप्राइज काफी बच्चों को ये चीज नहीं पता होती। कह रहे मीथेन इज प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन द वेजिटेशन इज बर्न। जब हम सब्जियों को, खराब चीजों को जलाते हैं तो मीथेन निकलती है। डाइजेस्टेड और रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम इनको जलाते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो मीथेन गैस निकलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन्स आर रिलीज्ड इन द पैडी फील्ड, कोल माइंस फ्रॉम रोटिंग गार्बेज डंप्स एंड बाय फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये आपको पता है, ये जो कचरे के जो ढेर होते हैं, है ना, जहां पर जो खाना वाना हम लोग फेंक देते हैं या फिर जो प्लांट्स आपने उगाए जो यूज हो गए, ठीक है, बाकी को आप फेंक देते हो, जब वो ऐसे डिकम्पोज होते रहते तो वहां से मीथेन निकलती है विच इज वन ऑफ द मेजर सोर्स, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आगे देखिए, अब एसिड रेन के बारे में बात कर रखा है। आपको मैं बताना चाहूंगी ये छोटी सी लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, ये छोटे से पैराग्राफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि वी आर अवेयर दैट नॉर्मली जो रेन वाटर है उसका pH 5.6 लगभग 5.5 होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H+ आयन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके वीक एसिड H2CO3 बना लेगा।
जो आयनाइज करता है टू फॉर्म H पॉजिटिव CO3 2-, है ना। उस H पॉजिटिव की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में थी, वो पानी के साथ मिली, जो रेन वाटर है, जो pH है रेन वाटर का, वो लगभग 5.6 हो जाता है। अब ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, वंस अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे। मैंने इस सेशन के लिए लिटरली मेहनत करी है, पहले सारे के सारे PYQ देखे कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, फिर पूरी की पूरी NCERT पढ़ी, जहां से भी मुझे लगा कि भाई यहां से सवाल पूछा गया है या ये आगे पूछा जा सकता है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको कराऊंगी। ध्यान से देखिए, एक चीज मेंशन्ड है, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 after oxidation and reaction with water are the major contributors to acid rain। अगर आपसे पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है which is the major contributor to acid rain, तो वो है SO2 and NO2। कह रहे because the polluted air usually contain particulate matter that catalyze the oxidation। ध्यान से देखना, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, मगर ये रिएक्शन आम आसानी से नहीं होती, मगर क्योंकि हमारे हवा में पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे वो मैटर होते हैं जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा, पानी के साथ मिलेगा H2SO4, जिससे कि रेन वाटर का pH और ज्यादा कम हो जाता है, रेन वाटर और ज्यादा एसिडिक हो जाता है। आगे देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हवा में है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब PYQ कहूं, CYQ कहूं, एक्सपेक्टेड ईयर क्वेश्चन कहूं, मतलब आप इसको PYQ, CYQ, EYQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दो, कोई भी इसका आगे आप नाम लगा दो, ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 2023 में जनवरी अटेम्प्ट में भी पूछा गया था, अभी अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछे जा रहे हैं बच्चे। अभी हम बात कर रहे हैं एक वर्ड स्मॉग की। कह रहे ये जो वर्ड है स्मॉग, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक एंड फॉग। जो धुंध होती है, फॉग होती है, और जो स्मोक होती है, धुआं, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है स्मोक। दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन द मेनी सिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्मोक हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है क्लासिकल स्मोक, एक होती है फोटोकेमिकल स्मोक। इसको रटने का तरीका भी मैं बताती हूँ। देखो, जो स्मोक होती है बच्चे वो दो प्रकार की होती है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है फोटोकेमिकल। देखो, क्लासिकल स्मोक जो है इट अकर्स इन कूल, इट अकर्स इन ह्यूमिड क्लाइमेट। तो देखो रटने का तरीका, क्लासिकल से कूल, तो जो क्लासिकल स्मोक होती है वो कूल ह्यूमिड एनवायरमेंट में होती है, ये याद रखने का तरीका हो गया। कह रहे हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक। देखो, क्लासिकल स्मोक के अंदर क्या होता है, एक तो स्मोक होगा, ये आपको पता है, एक फॉग होगा, ये भी आपको पता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो रटने का तरीका, क्लासिकल में S आता है, ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ शेयर करी थी। बच्चों ने कहा मैम क्या सही ट्रिक है, पेपर में फटाफट मतलब स्ट्राइक कर जाता है, पेपर में फटाफट चमकने लग जाता है, यार ये तो मैम ने सिखाया था। क्लासिकल में S आ रहा है, आप बस ऐसे याद रख लो कि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। आगे देखिए, केमिकली इट इज अ रिड्यूसिंग मिक्सचर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग स्मोक। सल्फर डाइऑक्साइड आपने पढ़ा है P ब्लॉक एलिमेंट में, इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, खुद की ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे की रिडक्शन, सो दैट इज वाई क्लासिकल स्मोक का जो नाम है वो रिड्यूसिंग स्मोक भी होता है। हो गया, क्लासिकल स्मोक से क्वेश्चन आया और मेरा बच्चा ना करके आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये तुक्के इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि पेपर में ना इतने कम टाइम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्लासिकल में SO2 था या फोटोकेमिकल में, क्लासिकल कूल में था या फोटोकेमिकल। इसीलिए अगर क्लासिकल सब बच्चों को याद हो चुका है, आगे देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक जो है इट अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। भाई अगर वो कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में था तो ये किस में होगा, ये होगा गर्म, ड्राई, है ना, और सनी क्लाइमेट में। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिकल स्मोक जैसे कि नाम से सजेस्ट कर रहा है फोटोकेमिकल, यानी कि यहां पर कुछ सनलाइट का उपयोग होगा। तो जब बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो कि ऑटोमोबाइल और फैक्ट्री से बनते हैं
उनके ऊपर जब सनलाइट अटैक करती है तो वहां से जो निकलता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। क्या ये बात क्लियर हो गई? फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट। सनलाइट किस पे पड़ेगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो कि फैक्ट्री से निकलते हैं। Photochemical smoke has high concentration of oxidizing agent and therefore this is known as oxidizing smoke। अगर ये क्लियर हो गया ना तो ये ऑटोमेटिकली तुमको पता चल जाएगा। भाई अगर ये पता है कि क्लासिकल स्मोक में SO2 होता है, दैट इज व्हाई इट इज रिड्यूसिंग स्मोक, तो फोटोकेमिकल स्मोक में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं एंड हेंस इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये क्या बला है, आपने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पन्ना चिपका दिया। बच्चे बिलीव मी, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ से जेईई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो भले 5 से 7 मिनट लगे बट हम इसको कंप्लीट जरूर करेंगे। ध्यान से देखो, कह रहे 2 ऑफ द पॉल्यूटेंट दैट आर एमिटेड आर हाइड्रोकार्बन, यानी कि अगर फ्यूल अनबर्न्ड रह जाता है तो अभी मैंने सिखाया था हाइड्रोकार्बन निकलते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल वगैरह हम यूज करते हैं उससे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है। When these pollutants build up to sufficiently high level, जब इनकी लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होती है, a chain reaction occurs from their interaction with sunlight। देखो सनलाइट इनके ऊपर इंटरेक्शन करती है तो होगा क्या, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है बच्चे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस NO2 in turn absorbs energy from sunlight। देखो पहले तो भैया नाइट्रिक एसिड खुद NO2 में कन्वर्ट हो गया, एक बार NO2 बना नहीं भाई साहब, चेन रिएक्शन चालू होगी। अब NO2 और ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू नाइट्रिक एसिड एंड फ्री ऑक्सीजन एटम। भैया सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बना, सनलाइट ने उस पर रिएक्शन करी, NO2 बन गया। NO2 फर्दर सनलाइट के साथ रिएक्शन करके NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनने लग गया। Oxygen atoms are very reactive and they combine with the oxygen in the air to form ozone। अरे भैया ओजोन ऊपर ही अच्छी होती है, जब वो नीचे ट्रोपोस्फेयर में आने लग गई ना बहुत ही खतरनाक होती है। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन एटम, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम बना, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना लेगा। द ओजोन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन रिएक्ट्स रैपिडली विद NO फॉर्म्ड इन द रिएक्शन 1 टू रीजनरेट NO2। भैया चेन रिएक्शन, इसीलिए इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। देखो ये जो NO था ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके और NO2 और O2 बनाएगा, फिर और NO2 सनलाइट अब्सॉर्ब करेगा, NO प्लस O बनाएगा। देख रहे हो पूरा का पूरा सिचुएशन ही बिगड़ गई। NO2 is a brown gas and sufficiently high level can contribute to the haze। मैंने कहा था ना जो धुंधलापन आ जाता है वो NO2 की वजह से होता है, जो अभी पढ़ कर आए हैं। कह रहे ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड बोथ NO2 एंड ओजोन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए फोटोकेमिकल स्मोक को हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं एंड कैन इवन रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इन द पॉल्यूटेड एयर टू प्रोड्यूस केमिकल। भैया ये देखो यहां से मेन के कितनी बार सवाल पूछे गए हैं, ध्यान से देखो। हमें पता है कि मैम फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर NO2 भी है, हमें पता है ओजोन भी है और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी है। ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इस ओजोन के साथ रिएक्शन करके देखो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बना लेते हैं। दिख रहे हो ये जो अनबर्न्ड मीथेन था ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेल्डिहाइड बना सकता है। ये एक्रोलिन CH2 डबल बॉन्ड CH ये पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH इसको बोलते हैं एक्रोलिन। आपसे पूछा जाता है एक्रोलिन में बताओ कितने % ऑक्सीजन है, कितने एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और बनाता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इंपॉर्टेंट है पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। आई रियली वांट टू प्रॉमिस यू गाइस कि जिसने ये पर्टिकुलर पेज बड़े शिद्दत से सुना, बड़े शिद्दत से एक बार रीड करी ना बच्चे, यहां से 4 नंबर के डायरेक्ट सवाल आते हैं। आगे देखिए, कंटिन्यूइंग इट फर्दर, कह रहे द कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन। याद रखना, दोबारा बता रही हूं, फोटोकेमिकल स्मोक के कॉमन कंपोनेंट्स हैं ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जेईई मेन का PYQ है, रिपीट PYQ। कह रहे फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, बोथ ओजोन एंड पैन एक्ट एज पावरफुल आई इरिटेंट। आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है।
ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड इरिटेट द नोज एंड गला एंड द हाई कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये एक एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से लोगों को खांसी हो जाती है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है, समझ रहे हो, हेडेक होने लग जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक लीड्स टू द क्रैकिंग ऑफ रबर एंड extensive damage to plant life. It also causes corrosion of metal, stone, building material, rubber and painted surface. क्या ये बात समझ आ गई? फोटोकेमिकल स्मोक किससे बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, फोटोकेमिकल स्मोक में ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। नाउ इफ आई मूव फर्दर, बड़े ध्यान से देखना, यहां से बच्चे वंस अगेन जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। भैया एक एक जगह जहां से पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो मैं सारी की सारी कवर करने की कोशिश कर रही हूं, ध्यान से देखना। कह रहे हैं दीज रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर, जो आपकी यूवी रेडिएशन होती हैं जो सूरज से आती हैं, है ना, ये स्किन में कैंसर कॉज कर देती हैं जिनका नाम है मेलेनोमा। मेलेनोमा यही पूछा गया था ह्यूमंस में। कह रहे हैं कि जो यूवी रेडिएशंस, अगर ओजोन टूटती जाए, ओजोन जो लेयर है वो खराब होती जाए, तो यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगी, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी, हमें स्किन कैंसर हो सकता है जिसका नाम है मेलेनोमा। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ओजोन शील्ड, ओजोन की शील्ड को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। कह रहा है द मेन रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज बिलीव टू बी द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम एसी वगैरह चलाते हैं इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, विच आर द मेजर रीजन फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। 20 मिनट मैंने ले लिए, मुझे 5 मिनट और चाहिए, सेशन 20 की बजाय 25 मिनट का हो जाएगा, बट आई एश्योर यू इन 25 मिनट के अंदर अंदर आपके जेईई मेन में 4 नंबर पक्के। जिन बच्चों का भी आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है जरूर देखकर जाना, 4 नंबर का सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं यहीं से सवाल आएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। कह रहे इन्हीं को हम फ्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। These compounds are non-reactive। भैया ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो फ्रियॉन्स निकलते हैं ना, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। नॉन फ्लेमेबल, ये जलते नहीं हैं। नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनसे हमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, मगर ये सीधा चले जाते हैं ऊपर आसमान में, है ना। एंड देयरफॉर these are used in refrigerators, एयर कंडीशनर। हम इनको रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशन में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। बट धीरे धीरे ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करते, धीरे धीरे ये पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाते हैं, ऊपर, जहां पर ये ओजोन लेयर को डिग्रेड कर देते हैं। अब ये ऊपर ओजोन लेयर की डिग्रेडेशन कैसी होती है? लास्ट ईयर 2023 में जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में इस पूरे के पूरे डब्बे से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूरा का पूरा डब्बा अपने आप में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोर्स है, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, ध्यान से देखिएगा। ओके, कह रहा है वंस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। भैया एक बार तुमने एसी का स्विच चालू कर लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तुम्हारे एटमॉस्फेयर में आ गए, दे मिक्स विद द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो हवा में बाकी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनके साथ मिक्स करेंगे एंड दे इवेंचुअली रीच द स्ट्रेटोस्फेयर। धीरे 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 करके ऊपर चले जाएंगे। In the stratosphere, they get broken down by powerful UV radiation। आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर तक UV रेडिएशन आती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर जब UV रेडिएशन पड़ती है ये टूट जाते हैं, रिलीजिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। जेईई मेन में पूछा गया सवाल, देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक एग्जाम्पल है CF2Cl2। जब इसमें सनलाइट डाला एक Cl रेडिकल निकल गया, क्या बन गया? CF2Cl रेडिकल। कह रहा है द क्लोरीन रेडिकल देन रिएक्ट्स विद स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ये क्लोरीन रेडिकल जो ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में O3 ओजोन प्रेजेंट है भैया, उसको जीने नहीं देता। ये Cl रेडिकल जाके उस ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, खुद ClO रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मेरी बात सुन लो, ओजोन भी अच्छा है, ऑक्सीजन भी अच्छा है। ओजोन अच्छा है स्ट्रेटोस्फेयर में, अगर आपने स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन को तोड़ के उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, वो सांस वांस लेने के काम नहीं आएगी, ओजोन की डिप्लीशन हो जाएगी। और अगर हम मतलब ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन से ओजोन बनाने लग गए तो भैया हमें ही कैंसर हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है मगर अपनी अपनी जगहों पर। कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल विद एटॉमिक ऑक्सीजन, ये ClO रेडिकल बना,
ये फिर एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर Cl रेडिकल बनेगा और ऑक्सीजन, वंस अगेन ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है। ये Cl रेडिकल निकलते 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 सारी ओजोन को खा जाते हैं, इसीलिए ओजोन में होल बन गया है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? ये लाइन अपने आप में एक PYQ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट फॉर कंटिन्यूअसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डैमेजिंग ओजोन लेयर। आगे आने वाले सालों में देखना यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, मैं इस चीज को प्रिडिक्ट करती हूँ कि हु आर द वंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग और विच आर द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स फॉर कंटिन्यूअसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल्स। कौन है वो रिस्पॉन्सिबल? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। समझ गए? आगे के 3-4 स्लाइड्स और बचे हैं और इन्हीं 3-4 स्लाइड से फिर से जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे ध्यान से देखना, कह रहे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। यही नीट में तो ये पूछा गया था, BOD की फुल फॉर्म क्या है, यही सवाल नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जेई के PYQ में है कि ये पूरी लाइन दे रखी थी, इज नोन एज व्हाट, 3-4 ऑप्शन थे, आंसर था BOD। मैं बता देती हूँ बच्चे, किसी भी पानी के सैंपल में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बैक्टीरिया की जरूरत होती है। अब वो बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन यूज करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, दैट इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD। अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ BOD इन वाटर सैंपल इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर। कि भैया BOD अगर ज्यादा है, यानी कि बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको डिग्रेड करने के लिए, तो BOD से आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना प्रेजेंट है हमारे पानी के सैंपल में, इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन बायोलॉजिकली। अब ये देखो, वंस अगेन आप मेरी बात पे विश्वास करना, ये PYQ, मैं इसको PYQ नहीं लिखकर रिपीट PYQ, मतलब जेई वालों को इतना पसंद है, हर साल पूछता है, हर साल। कह रहे हैं जो क्लीन वाटर है वुड हैव अ BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm। जो आपका अच्छा पानी होता है, पीने लायक पानी, उसकी BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm होनी चाहिए, बहुत कम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मगर जो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है वो BOD वैल्यू उसकी 17, 18, 19, 20, 21, ये सारी अगर इतनी हाई वैल्यू BOD की है, मतलब वो पानी बहुत ही खराब पानी है। समझ गए? क्लियर है? आगे देखिए, एक छोटा सा प्रोसेस जो रिसेंटली अभी यूट्रोफिकेशन नहीं पूछा गया, अभी आगे पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिए। कह रहे दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड वाटर बॉडीज सपोर्ट अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन। बच्चे, अगर आपने किसी पानी की, जहां जैसे रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, वहां पर अगर बहुत ज्यादा आपने पानी में न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, ये न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर करके आ रहे हैं इंडस्ट्री से, है ना, जो आपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगाई, वहां का सारा पानी वहां जो कहते हैं पॉन्ड है उसमें इकट्ठा हो गया। अगर किसी पानी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए हैं तो क्या होगा ना, प्लांट की ग्रोथ होने लग जाएगी, बहुत ज्यादा डेंस प्लांट ग्रोथ होने लग जाएगी, विच विल किल एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन। अब उस पानी के बॉडी में, उस वाटर बॉडी में ऑलरेडी कुछ एनिमल्स प्रेजेंट थे, उनको ऑक्सीजन चाहिए थी। तुमने मतलब वहां पे प्लांट उगाने, मतलब हमने नहीं उगाने शुरू करे, प्लांट अपने आप उगने शुरू हो गए, वो सारी की सारी ऑक्सीजन खाने लग जाएंगे। तो जो एनिमल बॉडीज के लिए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए थी, वो सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, कम हो गई, एंड दस देयर विल बी सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे यूट्रोफिकेशन। समझ गए? वो जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे मतलब के पेड़, वो सब छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, तो उन प्लांट्स के उगने की वजह से जो एनिमल स्पीशीज हैं वाटर बॉडी में, वो सारी मर जाएंगी, वो रह नहीं पाएंगी, एंड हेंस उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। एक लास्ट चीज जो आपके जेई मेन में रिसेंटली पूछी गई है, आपको ये पता होता है कि कुछ पर्टिकुलर आयंस, इनकी पानी में कॉन्सेंट्रेशन, पीने लायक पानी में कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर होनी चाहिए। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम हो जाती है, द पानी इज रिगार्डेड एज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब जेई मेन में रिसेंटली ऐसे सवाल पूछे गए हैं, बताओ कितनी ppm कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर आयन की, और अगर वो आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये भी मैं आपको सिखाना चाहूंगी। सबसे पहले फ्लोराइड के बारे में बात करेंगे। कह रहे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी शुड बी टेस्टेड फॉर फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, इट इज हार्मफुल टू मैन एंड कॉजेज डिसीजेस सच एज टूथ डिके।
कई लोग है ना, कई एरिया में आपने देखा होगा लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पानी में फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। Soluble fluoride is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 ppm. The F minus make the, ये देखो एक ये PYQ है, एक ये PYQ है। एक छोटे से पैराग्राफ से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक ये फॉर्मूला अपने आप में PYQ है। 3 PYQ एक छोटे से पैराग्राफ से पूछे गए। कह रहे हम जान के पानी में फ्लोराइड आयन ऐड करते हैं सो दैट पानी में जो F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 ppm तक हम ले आए, ठीक है। जो F माइनस है बच्चे, ये एनेमल ऑन द टीथ, द F माइनस आयन मेक द एनेमल ऑन द टीथ मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये देखो जैसे आपने पढ़ रखा होगा, मान लो जो हमारे टीथ हैं, है ना, हमारे जो दांत हैं उनके अंदर CA3PO4 होल ट्वाइस और CaOH ट्वाइस है। हमारे दांतों के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। द एनेमल ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरपेटाइट। ध्यान से देखो, ये जो हमारे दांतों का एनेमल है इसको और ज्यादा हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। होता क्या है, ये जो हाइड्रोक्साइड है उसको मैं फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देती हूँ। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। हमारे दांतों में 3 टाइम्स कैल्शियम फॉस्फेट और 1 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मगर फ्लोराइड आयन डालने से हमारे दांत और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो 3 टाइम्स कैल्शियम फॉस्फेट रिमेन्स द सेम, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह कैल्शियम फ्लोराइड आ जाता है। जेईई मेन में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए, कह रहे हैं अगर F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm से ज्यादा कर दी, इट कॉजेज ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ। आपने कई लोगों के देखा होगा दांत ऐसे ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। एट द सेम टाइम एक्सेस फ्लोराइड कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट टू बोन्स एंड टीथ। और ये सारी चीजें कई जगहों से, है ना, इंडिया में भी कई प्लेसेस से ये पाई गई हैं। तो आपको याद रखना है, अगर मैं फ्लोराइड आयन की बात करूं तो लगभग 1 ppm इज द गुड अमाउंट। 1 से 2 ppm तक ठीक है, 2 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं लेड की बात करूं, लेड की, कह रहे ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड विद लेड व्हेन लेड पाइप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। भैया लेड का अगर अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, लेड एक हैवी मेटल है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, प्रॉब्लम हो जाती है। कह रहे द प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अप टू 50 ppb। देखो याद भी दिलाऊंगी, लेड लगभग 50 ppb है। अभी तुम वैल्यूज लिखो, वैल्यूज को याद दिलाने की गारंटी मेरी है। लेड कैन डैमेज, देखो अगर लेड ज्यादा हो गया आपकी बॉडी में तो वो किडनी में अटक जाता है, लिवर में, है ना, किडनी में, लिवर में आ जाता है और जिसके वजह से, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डैमेज हो जाता है। कह रहे हैं एक्सेसिव सल्फेट, अगर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन SO4 माइनस 500 ppm से ज्यादा है इन द ड्रिंकिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग वाटर में 500 ppm से ज्यादा है ना, तो हमारे अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल्स इट इज हार्मलेस, तो लैक्सेटिव हो जाता है, अदरवाइज वो नॉर्मली ठीक होता है। सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 500 ppm, ये बात याद रखना। अब मैं नाइट्रेट की बात करती हूँ, द मैक्सिमम लेवल ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 ppm। अभी वैल्यूज रटवा दूंगी। नाइट्रेट की जो वैल्यू है वो है 50 ppm, ध्यान से देखना, 50 ppm। एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिसीज सच एज, वंस अगेन आपको मैं बता देती हूं कि एक छोटी सी लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कई बच्चों में देखा गया है अगर नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू से ही ज्यादा हो जाती है पानी में जो बच्चा पीता है ना, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने देखा होगा। मेथेग्लोम, है ना, इसकी मेरे को प्रोनाउंसिएशन देखो, बायो वाले वर्ड्स की मुझे ज्यादा आती नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे की स्किन ब्लू ब्लू ब्लू, कई जगह स्किन में ब्लू ब्लू कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो वो हो जाता है जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ध्यान से देखो, अब मैं आपको एक अच्छी सी चीज याद दिलाती हूँ और एक लास्ट टेबल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, 4 वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। देखो कैसे, लेड में Pb आ रहा है तो Ppb आएगा, लेड में क्या आ रहा है Pb, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन Ppb, 50 ppb, बहुत कम बच्चे। लेड हमारी बॉडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ppm में तो सोचना ही है। लेड केवल 50, है ना, लेड केवल 50 ppm ही हमारी बॉडी मैनेज कर सकती है। आगे देखो, जैसे कि लेड 50 ppb है, इसी तरह आप याद रख सकते हैं नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट वो 50 ppm है।
लेड 50 ppb है, नाइट्रेट 50 ppm है। लेड 50 ppb है, नाइट्रेट 50 ppm है। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा फ्लोराइड है ये 1 ppm है और जो सल्फेट है वो 500 ppm है। तो आप ऐसे रेशो याद कर सकते हो, लेड और नाइट्रेट जो था, लेड 50 ppb, केवल लेड ppb में है, बाकी सारे ppm में है। लेड 50 ppb, नाइट्रेट 50 ppm, फ्लोराइड 1 ppm और सल्फेट 500 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होगी याद। अब कई बार इन्होंने ये वाला सवाल भी पूछना शुरू कर दिया जेईई मेन में। आप देखेंगे कि भाई उन्होंने मेटल दे रखे हैं, आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कैडमियम, इनकी मैक्सिमम कितनी कॉन्सेंट्रेशन, सारी कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में दे रखी है, सारी कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में दे रखी है। अब देखो याद कैसे रखना है, इनको याद करने का भी तरीका मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले बहुत कम वाले देख लो, कैडमियम जो है बच्चे, कैडमियम 0.005 ppm अलाउड है। कैडमियम बहुत, जो भी हैवी मेटल है ना वो बहुत कम होने चाहिए, कैडमियम 0.5 ppm अलाउड है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास आया बच्चे आयन, आयन के साथ आया एल्यूमिनियम, आयन और एल्यूमिनियम 0.2 ppm। ठीक है, आगे देखो, ये याद करवाने की ड्यूटी मेरी है, मैं अभी करा देती हूँ। इसके बाद आया, अच्छा नहीं, इसके बाद आया हमारा मैंगनीज, मैंगनीज कितना है 0.05 ppm, 0.05 ppm। फिर आया मेरा कॉपर, कॉपर है 3 ppm और फिर आया जिंक, जिंक है 5 ppm। देखो याद रखने का तरीका, जिंक से याद आया जिंदा बंदे, जिंदा बंदे मैक्सिमम मतलब जिंक स्टोर कर सकते हैं, तो जिंक आपको रट गया 5 ppm। जिंक सब बच्चों को रट गया 5 ppm, ठीक है, जिंक रट गया 5 ppm। फिर जनरली जिंक और कॉपर की कहानी हम एक साथ ही पढ़ते हैं, है ना, वो पढ़ा था ना, कॉपर और जिंक कौन सा अलॉय बनाते हैं। तो कॉपर जस्ट जिंक से ऊपर आएगा 3 ppm, कॉपर जस्ट जिंक से ऊपर आएगा 3 ppm, ये भी रट गया। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कैडमियम बहुत ही कम होना चाहिए, 0.005 ppm, ठीक है। कैडमियम के बाद आएगा मैंगनीज विच इज 0.05 ppm, और आयन और एल्यूमिनियम हर जगह वो कौन सी थी, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, दोनों यूज करते थे आयन एल्यूमिनियम, इनकी वैल्यू आप याद रख लीजिए, सेम होती है 0.2 ppm। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द एग्जैक्ट वैल्यू, ये बात याद रखो, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, मगर हाँ एक ऑर्डर, एक रेंज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे रेंज पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो अब याद हो गया कितनी वैल्यूज हैं, 4 ये, 5 6 7 8 9 10 ही तो वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज ही तो रटने को बोला है, मैं वापस रटवा देती हूँ। हमने एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये तो आपको रट गया। फिर मैम ने सिखाया था लेड, लेड होता है पीबी, पीबी से आया पीपीबी, और मैम ने कहा था 50 ppb लेड होना चाहिए। फिर मैम ने कहा था लेड के जैसा जैसे एक नाइट्रेट, नाइट्रेट होना चाहिए 50 ppm, बच्चा क्या, सल्फेट जो कि कितना होना चाहिए 500 ppm। ये 4 चीजें रट गई हैं, 4 चीजें रट गई। फिर मैम ने सिखाया था कि कैडमियम सबसे कम होना चाहिए 0.005 ppm, 0.005 ppm। लेड के बाद मैम ने कहा था मैंगनीज जो कि होना चाहिए 0.05 ppm, ठीक है। फिर धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ाओ, आयन और एल्यूमिनियम मैम ने कहा था 0.2 ppm, फिर कॉपर आएगा 3 ppm, जिंक आएगा 5 ppm। तो अगर एक बार ऐसे, अब मैं क्या तुक्के बनाऊं, बट एक बार अगर आपने इनको धीरे से ध्यान से 5-6 मिनट के लिए समझ के किया ना, आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी, कोई आपको जिंदगी भर के लिए याद रखनी नहीं है। इट्स जस्ट जेईई मेन तक के लिए ये रटी हुई चीजें कभी कभी काम आती हैं, तो आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर द वैल्यूज, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक आज मैंने आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जिनसे रिलेटेड पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आगे आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे, आज हमने मेरे ख्याल से 30-32 मिनट में कवर कर लिए होंगे। बच्चे मैं आपको वापस बोल रही हूँ, बस इतना भी करके जाओगे ना, आपके 4 नंबर जेईई मेन में कंफर्म, मैं लिख कर दे सकती हूँ 4 नंबर जेईई मेन में कंफर्म, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। सो मेक श्योर, अगर सेशन अच्छा लगा, सेशन में जिस तरीके से मैंने आपको चीजें याद कराई हैं, अगर वो अच्छा लगा, डू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। ये रफ्तार सीरीज के जितने भी आपके प्लेलिस्ट में आ रहे हैं वीडियोस, ये सारे देखकर जाना। 4 नंबर करके अभी भी 30 से 40 नंबर का जो जंप है बच्चे, वो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वापस मिलूंगी, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बी अ प्राउड वीसीएन, टेक केयर, बाय बाय।